दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि रोजाना की तरह आज भी आप अपना प्यार दिखाएंगे। आपके प्यार की बदौलत ही द सक्सेस माइंड एट द रेट अपने कोशिशों में लगा हुआ है जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों आज का जो सेगमेंट होगा वो आधारित है दोस्तों भारत की भूगर्भिक संरचना और प्राकृतिक संरचना से। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों जो ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऐसा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे आपको आपकी सफलता जल्दी मिल सके। दोस्तों मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन जो हमारा चलेगा आज। काफ़ी अच्छा सेगमेंट होगा आज का। तो आज के सेगमेंट पे शुरू करते हैं। तो आज के सेगमेंट का जो पहला टॉपिक है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना और प्राकृतिक संरचना के बारे में। तो पहला है प्राकृतिक संरचना। मुख्य भूमि जो होती है प्यारे दोस्तों वो 4 भागों में बांटी गई है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया है। विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समांतर फैली हुई हैं। समझ में आ रही है? हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो 3 भागों में है और जो लगभग समांतर फैली हैं। इसके बीच बड़े बड़े पठार और घाटियां हैं। इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। हिमालय की बात की जाए तो संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण आना जाना केवल कुछ ही दर्रों से हो पाता है। यानी जो हिमालय की चोटियों पर जो आना जाना है वो अधिक ऊंचाई है और जिसके कारण आना जाना क्या होता है कि कुछ दर्रों के कारण ही हो पाता है, जिनमें मुख्य है चुंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर जिलेपला और लथुला दर्रे। बस समझ आइए, चिंपू घाटी से होते हुए जो मेन है वो भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर जिलेपला और लथुला दर्रे हैं। उत्तर पूर्व दार्जिलिंग तथा कल्पा किन्नौर की बात करें, कल्पा यानी किन्नौर की उत्तर पूर्व में सतलज, जिसको सतलुज भी कहते हैं, घाटी में शिपकिला दर्रा। बात समझ आ रही है दोस्तों? अगर भारत तिब्बत के व्यापार मार्ग की बात करें तो ये जिलेपला मार्ग दर्रे हैं और नथुला दर्रा है। और उत्तर पूर्व दार्जिलिंग और किन्नौर के उत्तर पूर्व में सतलज घाटी में जो है वो शिपकिला दर्रा है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। पर्वतीय दीवार लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैली है। जिसकी पर्वतीय दीवार है वो उसकी दूरी कितनी है? 2400 किलोमीटर, जो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। पूर्व में भारत और म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम है। बात समझ आ रही? अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में भारत तथा म्यांमार और भारत एवं बांग्लादेश की जो बीच में पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाई बहुत कम है। लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई गारो खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ियां, उत्तर से दक्षिण तक फैली मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में से जा मिलती हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? ये जो पूर्व से पश्चिम तक जो पहाड़ियां हैं जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ये उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं और मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में मिल जाती हैं। बात समझ आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ये 3 अलग अलग नदी प्रणालियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बने हैं। ये संसार के विशालतम सपाट कछारी विस्तारों और पृथ्वी पर बने सर्वाधिक घने क्षेत्रों में से एक हैं। दिल्ली में यमुना नदी बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में केवल 200 मीटर की ढलान है। अगर ढलान की बात करें, दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच में ढलान की बात करें तो 200 मीटर की ढलान है और इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। बात समझ रही दोस्तों? आगे चलते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक विशालतम रेगिस्तान
और लघु रेगिस्तान। जो रेगिस्तान क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक विशालतम रेगिस्तान और एक लघु रेगिस्तान। विशालतम रेगिस्तान कच्छ के कर्ण के पास से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। जो विशालतम रेगिस्तान है वो कहाँ तक फैला है? उत्तर की ओर से लेकर लूनी नदी तक फैला है। राजस्थान सिंधु की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान में है। राजस्थान जो है वो सिंध की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान में है। लघु रेगिस्तान की बात करें तो ये जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूनी नदी से शुरू होकर उत्तर पश्चिम बंजर भूमि तक फैला हुआ है। जो दूसरा पार्ट है यानी लघु रेगिस्तान वो जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूनी नदी से शुरू होकर उत्तर पश्चिम बंजर भूमि तक फैला है। इन दोनों रेगिस्तानों के बीच में बंजर भूमि का क्षेत्र है जिसमें पथरीली भूमि है। यहाँ कई स्थानों पर चूने के भंडार भी पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे पे है दोस्तों, दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से 1220 मीटर तक के ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा सिंधु और गंगा के मैदानों से अलग हो जाता है। जो दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार है वो 460 से 1220 मीटर तक के ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के द्वारा क्या होता है? सिंधु और गंगा के मैदानों से अलग हो जाता है। इसमें प्रमुख हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर के करीब है। यानी प्रायद्वीप के जो तरफ जो पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 610 मीटर। और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है जिसकी ऊंचाई 915 से 1220 मीटर है। कहीं कहीं यह 2440 मीटर से अधिक भी है। पश्चिमी घाट की बात करें और अरब सागर के बीच समुद्र तट की एक संकरी पट्टी पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटी क्षेत्र यानी चौड़ा तटी मैदान पाया जाता है। पूर्वी घाट और बंगाल के बीच की जो तटी क्षेत्र वो चौड़ा है। पठार का यह दक्षिणी भाग नीलगिरी की पहाड़ियों से बना है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके पार फैली कड़मम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के विस्तार मानी जाती है। बात समझ में आई? जो पठार का जो दक्षिणी भाग है वो नीलगिरी पहाड़ियों से बना है और पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, ठीक है, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। और ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो पठार का दक्षिणी भाग है। इसके पार जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट के विस्तार मानी जाती है। चलिए दोस्तों, ये तो था प्राकृतिक संरचना और अब देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। बस समझ आ रही? तो भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। तो पहला इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर अलग अलग भागों में कई प्रकार की चट्टानों के स्वरूप और प्राकृतिक की जानकारी प्राप्त होती है। बात समझ आ रही? अगर किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो उसके आधार पर कई प्रकार के चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति की जानकारी होती है। आगे है, किसी भी देश में खनिज पदार्थों की जानकारी एवं मिट्टियों की बनावट चट्टानों की संरचना के आधार पर होती है। अगर किसी भी देश में खनिज पदार्थों की जानकारी की बात करें एवं मिट्टी की बनावट की बात करें तो वो चट्टानों की संरचना के आधार पर होती है। परतदार चट्टानों का निर्धारण या निर्माण तलछट में मलबे के जमने से होता है। बात समझ आई दोस्तों? किसी भी देश में खनिज पदार्थों की जो जानकारी है और जो मिट्टी की बनावट है वो चट्टानों की संरचना के आधार पर होती है। परतदार चट्टानों का निर्माण किससे होता है? तलछट में मलबे के जमने से होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि परतदार चट्टानों से बनने वाली मृदा उपजाऊ होती है, जबकि प्राचीन रवेदार चट्टानों से बनने वाली मृदा उपजाऊ नहीं होती। बात समझिए? जो परतदार चट्टानों से बनी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, लेकिन जो प्राचीन रवेदार चट्टानों से बनी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं होती। आगे है, प्राचीन आर्कियन चट्टानें धात्विक खनिजों के मामले में अधिक धनी होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज। बस सुनिए, जो प्राचीन आर्कियन चट्टानें होती हैं उसमें खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसे अधिक धनी माना जाता है। और इसमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज। बात समझ आई? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, सागरों में निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम संपदा की संभावना होती है। जो सागरों में निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानों में क्या होता है? पेट्रोलियम की संभावना अधिक होती है, जैसे कि खंबात की खाड़ी और अंकलेश्वर की
पहाड़ी, ये जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो खंबात की खाड़ी हो या अंकलेश्वर क्षेत्र हो, यहाँ पेट्रोलियम की पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। आगे है, भारत में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भारत में चट्टानों के स्वरूप कैसे हैं? प्राचीनतम और नवीनतम। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में नवीन परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। जो दो टाइप की चट्टानें हैं, प्राचीनतम और नवीनतम, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आर्कियन युग की जो प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में। तथा ये जो परतदार चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मैदानी क्षेत्रों में। डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में नवीनतम चट्टानों का निर्माण लगातार जारी है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का हिस्सा है। समझे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में नवीन परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। डेल्टाई क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्रों में जो नवीन चट्टानों का निर्माण लगातार होता रहता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है? एक प्राचीनतम स्थलखंड का हिस्सा है। समझ में आ रही? चलिए आगे। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी दिशा में कार्बोनिफेरस काल से ही प्रवाह जारी है। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी दिशा में कार्बोनिफेरस काल से ही प्रवाह जारी है। आगे है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ है? यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेटों के आपस में टकराने से। आगे है, हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से निर्मित नवीन मोड़दार पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच गर्मी से नदियों द्वारा निक्षेपित मलबे से ही भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई? जो हिमालय पर्वत है वो परतदार चट्टानों से निर्मित है, लेकिन जो नवीनदार मोड़दार पर्वत है तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच जो गर्मी से नदियों द्वारा निक्षेपित मलबे हैं, उससे भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, नवीन मोड़दार पर्वतों का अपरदन सबसे ज्यादा तीव्र गति से हो रहा है। जो नवीन मोड़दार पर्वत है उसका अपरदन यानी कटाव सबसे ज्यादा तेज गति से हो रहा है, इसीलिए उसको क्या लिखा गया है? तीव्र गति से हो रहा है। इसका कारण यहाँ की मुलायम चट्टानों एवं ढाल तीव्र होना है। यानी जो नवीन मोड़दार पर्वत है उसका जो अपरदन है, उसका जो अपक्षय है, उसका जो कटाव है वो तेज गति से हो रहा है। तेज गति से होने का कारण क्या है? कि जो यहाँ की मुलायम चट्टानें हैं एवं ढाल का तेज होना, इसी कारण से उसका क्या है? परतदार चट्टानें हैं, जो मुर्दार चट्टानें हैं यानी नवीन मुर्दार पर्वत है, उसका अपरदन तेजी से हो रहा है। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें अत्यंत कड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर लंबे समय से अपरदन के कारण ढाल काफी मंद हो गया है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ संतुलित और चौड़ी घाटी से होकर बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं वो बहुत कड़ी यानी कड़ा होता है, यानी कड़ी कंडीशन में होती है, बहुत मजबूत होती है। यहाँ पर लंबे समय से अपरदन के कारण ढाल काफी मंद हो गया है, यानी कि ढाल जो है वो काफी कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ संतुलित और चौड़ी घाटी से होकर बहती हैं। कड़ी का मतलब दोस्तों ठोस भी आप समझ लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं वो अत्यंत ठोस होती हैं और यहाँ पे लंबे समय से अपरदन के कारण यानी कि अपक्षय के कारण ढाल धीरे धीरे क्या हो गया? वो कम हो गया है, जिसके कारण नदियाँ संतुलित और चौड़ी घाटी से होकर बहती हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत में विशाल मैदान विश्व के विशाल मैदानों में से एक माना जाता है। समझ में आई? भारत का जो विशाल मैदान है वो विश्व के विशाल मैदानों में से एक माना जाता है। आगे है, भारत के भूगर्भिक संरचना का प्रभाव भारत के स्थलकृति विकास पर भी काफी पड़ता है। जो भारत के भूगर्भिक संरचना है उसका प्रभाव भारत की स्थलाकृति के विकास पर भी पड़ता है। अब देखते हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। तो भारतीय चट्टानों को प्रकृति व निर्माण के आधार पर प्रमुख रूप से 7 भागों में बांटा जा सकता है। जो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो भारतीय चट्टानों को प्रकृति व निर्माण के आधार पर 7 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? आइए देखते हैं।
पहला है दोस्तों आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरा है कुड़प्पा समूह की चट्टानें, तीसरा है विंध्य क्रम की चट्टानें, चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पांचवा है डक्कन ट्रैप, पांचवा है टर्कीशियरी क्रम की चट्टानें। समझ में आ रही? पांचवा क्या है? छठा क्या है दोस्तों? टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और सातवां है नवजीव संरचना। यानी पहला क्या है? आर्कियन समूह की चट्टानें, दूसरा है कुड़प्पा समूह की चट्टानें, तीसरा विंध्य क्रम की चट्टानें, चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पांचवा है डक्कन ट्रैप, छठा है टर्शियरी क्रम की चट्टानें और सातवां है नवजीव संरचना। आइए अब इसके बारे में एक एक चट्टानों के बारे में देखते हैं। एक एक चट्टानों के बारे में देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। इस वीडियो का लक्ष्य है 1000 व्यूज़ आने चाहिए दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला इससे जो संबंधित तत्व है या इससे संबंधित जो तथ्य है उसके बारे में देखते हैं। तो ये धरती की सबसे मूलभूत चट्टानें होती हैं। कौन सी? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये धरती की सबसे मूलभूत चट्टानें होती हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हुआ है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? ठंडे होने के कारण। दूसरा है आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो होती हैं इसमें अधिक रूपांतरण होता रहता है, जिसके कारण इनका मौलिक स्वरूप भी नष्ट हो चुका है। आगे है ये निस एवं शिफ्ट की चट्टानें होती हैं। किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें ये दो प्रकार की होती हैं, एक निस और एक शिष्ट। आगे है बुंदेलखंड में निस सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड में निस सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। हमने क्या देखा? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो धरती की सबसे मूलभूत चट्टानें हैं और जो इनका निर्माण हुआ है वो पृथ्वी के ठंडे होने के कारण है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। और आर्कियन की चट्टानों और विशेषता क्या है कि इनका जो मौलिक स्वरूप है वो नष्ट हो चुका है रूपांतरण के कारण। ये दो प्रकार की होती हैं, निस और शिष्ट। बुंदेलखंड में निस जो है वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जो विशेषताएं क्या हैं कि आर्कियन चट्टानों के अपरदन और उनके निक्षेपण के कारण बनती है। और जो धारवाड़ चट्टानें हैं वो प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वत हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, इनका निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही हुआ है। बात समझ आ रही? आगे है इसी तरह की चट्टानों का निर्माण कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ है। बात समझ आई? चट्टानों का निर्माण किसमें हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। आगे पश्चिमी हिमालय के लद्दाख जास्कर श्रेणी इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। बात समझ में आ रही है? जो पश्चिमी हिमालय के लद्दाख और जास्कर श्रेणी में है इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इसमें जो पश्चिमी हिमालय और लद्दाख जास्कर जैसी श्रेणियों में जो चट्टानें हैं वो इसी क्रम की चट्टानें होती हैं। बात समझ में आई? धारवाड़। आगे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें अत्यधिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम और चांदी आदि धातुएं पाई जाती हैं। ये जो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, क्रोमियम हो गया, चांदी किससे पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में और उनकी विशेषता देखते हैं। इनकी विशेषता क्या है दोस्तों कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपरदन और निक्षेपण के कारण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से किस क्रम की चट्टानें बनती हैं? कुड़प्पा क्रम की। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्यारे दोस्तों परतदार चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यानी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें उनमें चूना पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। आगे है कुड़प्पा क्रम की कुछ चट्टानों में हीरा भी पाया जाता है। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें उसमें क्या पाया जाता है? हीरा भी पाया जाता है। आगे है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में इस क्रम की चट्टानों में सोना की उपस्थिति भी प्रमाण है। यानी आंध्र प्रदेश के जो कुड़प्पा जिला है उसमें जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उसमें सोना की उपस्थिति का भी प्रमाण मिला है। बात समझ में आ रही है?
आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, पूर्वी घाट के निर्माण में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। पूर्वी घाट के जो निर्माण है वो किससे हुआ है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक, अगला क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक युग के बीच हुआ है। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? ऊपरी कार्बोनिफेरस, बात समझ रहे? इनका निर्माण किससे हुआ है? कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरेसिक युग के बीच हुआ है। जो गोंडवाना, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है या किनके युग के बीच हुआ है? तो ये ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरेसिक युग के बीच हुआ है। गोंडवाना की बात करें तो भारत का 98% कोयला इन्हीं संरचनाओं में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। इस क्रम की चट्टानों की परतें अभी भी क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो किस अवस्था में है? क्षैतिज अवस्था में। मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। यानी जो रेंगने वाले हैं, जो मछलियां हैं, जो ये सब किसमें अवशेष किसमें पाए जाते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। आइए आगे देखते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों दक्कन ट्रैप। इनका निर्माण क्रेटेशियस से लेकर इयोसीन युग तक माना जाता है। जो दक्कन ट्रैप का निर्माण है वो क्रीटेशियस से लेकर के इयोसीन युग तक माना जाता है। लावा के प्रवाह के कारण सीढ़ी नुमा आकृति वाली लैंडस्केप का विकास हुआ है। जो लावा निकलता है आपके ज्वालामुखी के फूटने से, उसके प्रवाह के कारण सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है और उसी सीढ़ी नुमा आकृति वाली लैंडस्केप का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो इसकी संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से होता है। इन चट्टानों के विखंडन से ही क्ले मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बस में जो दक्कन ट्रैप होता है उससे क्या होता है? उसके जो विखंडन होता है उससे हमें काली मिट्टी का काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे दोस्तों, दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में, यानी जो कपास मिट्टी है या रेगुड़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है टिशेरी क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण दोस्तों इयोसीन युग से लेकर के प्लायोसीन युग तक हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ है। किससे? टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। असम, गुजरात, राजस्थान में खनिज तेल इयोसीन एवं ओलिगोसिन संरचना से ही पाए जाते हैं। यानी असम हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान में जो खनिज तेल पाए जाते हैं वो इयोसीन एवं ओलिगोसिन संरचना में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, इसी काल में चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर के निम्न स्तरीय कोयले भी पाए जाते हैं। जो उत्तर पूर्वी हैं और भारत और कश्मीर के जो निम्न स्तरीय के कोयले वो किसमें पाए जाते हैं? टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब आगे आता है क्वार्टनरी संरचना। तो प्यारे दोस्तों, क्वार्टनरी संरचना सिंधु एवं गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसकी अगली विशेषता क्या है कि मध्य एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में निर्मित पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो खादर का निर्माण यानी खादर के नाम से जाना जाता है। प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, यानी कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण प्लीस्टोसीन में हुआ है और जो पुरानी मिट्टी उसका निर्माण भी प्लीस्टोसीन मिट्टी के से हुआ है, जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। जो नवीन मिट्टी है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों, कच्छ का रण प्लीस्टोसीन काल में समुद्र का एक भाग था। यानी जो कच्छ का रण है वो प्लीस्टोसीन काल में क्या था? समुद्र का एक भाग था। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? दामोदर, महानदी, गोदावरी एवं उनकी सहायक नदियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे है पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले समतल स्थान है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि मसालों, चाय, काफ़ी आदि की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। आगे है छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम भारत का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। बात समझे? छोटा नागपुर का पठार को हम क्या कहते हैं? भारत के प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ खनिज संसाधनों का सबसे अधिक विशाल भंडार पाया जाता है।
तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।